Hello viewers, welcome to the new video. Today I am going to explain a poem of class 9th. The name of the poem is Wind and it is from the book Beehive. And this poem is written by Subramanya Bharati and it was written in Tamil and it was translated from Tamil by A.K. Ramanujan. And so let us see about the activities of the wind. And this whole poem is telling about the wind. And the power of wind has been described, and the poet says that wind is destructive. And he also has linked the destructive power of wind to the adversities of life. And he says that the weak people break down, but stronger people emerge out of adversities stronger. So let us see in detail about this particular poem. So the first stanza of the poem is, "Wind, come softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings." In this first stanza, the poet is talking to the wind. पोइट जो है विंड से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं. एंड ही आस्क्ड द विंड टू कम सॉफ्टली. विंड से कहते हैं कि धीरे धीरे सॉफ्टली आ जाए. एंड सो ही इज सेइंग दैट द विंड शुड नॉट बी वेरी स्ट्रॉन्ग और लाउड नहीं होना चाहिए विंड, एंड इट शुड बी सॉफ्ट. एंड देन ही सेज दैट द विंड इज वेरी पावरफुल, इट इज डिस्ट्रक्टिव, इट ब्रेक्स द शटर्स ऑफ विंडोज एंड स्कैटर्स द पेपर्स. तो वो कहते हैं कि जो विंड इतना पावरफुल है कि बहुत सारी चीज़ों को वो तोड़ डालते हैं. शटर्स ऑफ द विंडोज़ को तोड़ डालते हैं, या जो पेपर्स को फैला देते हैं. एंड व्हेन द विंड इज़ वेरी पावरफुल, ऑल द बुक्स विच आर केप्ट ऑन द शेल्फ फॉल डाउन. जब विंड जो इतना फास्ट हो जाते हैं तो क्या है, शेल्फ में जो बुक्स रखे हुए हैं वो बुक्स भी नीचे गिर जाते हैं. सो हियर द पोइट इज डिस्क्राइबिंग द पावर ऑफ द विंड. विंड का जो पावर है वो पावर के बारे में इस जो फर्स्ट स्टैंजा में पोइट बता रहे हैं. उसके बाद पोइट यही भी कह रहे हैं कि द विंड टू लुक एट द डिस्ट्रक्शन दैट ही हैड डन. विंड से कह रहे हैं कि तुम देखो कितना डिस्ट्रक्शन तुमने कर रखा है. एंड वेन एवर देयर इज ए स्ट्रॉन्ग विंड, all the things that are weak like small plants, tiny children, etc., they all get scattered and they can even fall and get hurt. तो जो भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो भी चीज़ें वीक है, चाहे प्लांट्स हो या टाइनी चिल्ड्रन हो, सबको जो है परेशान करते हैं ये जो विंड है और सबको चोट पहुंचाते हैं. We can say that in the initial part of the poem, the poet is referring to the wind as a young child. स्टार्टिंग में जो पोइट जो है जो विंड को एक चाइल्ड से कंपेयर कर रहा है. एंड ही इज सेइंग दैट इट शुड कम सॉफ्टली जस्ट लाइक ए स्मॉल चाइल्ड डस. एक स्मॉल चाइल्ड जैसे सॉफ्टली आना चाहिए विंड को. एंड इन द लेटर पार्ट, बाद में जो है वी कम टू नो दैट द विंड इज डिस्ट्रक्टिव जस्ट लाइक ए यूथ. बाद में पता चल रहा है कि जो विंड है वो विंड एक यूथ जैसे डिस्ट्रक्टिव है, जस्ट लाइक यंग बॉय और यंग गर्ल हु इज़ फुल ऑफ एनर्जी, वायलेंस एंड डिस्ट्रक्शन. तो आगे जो यंग बनने के बाद, यंग बॉय और गर्ल जैसे कंपेयर कर रहे हैं आगे जब डिस्ट्रक्शंस लाने के बाद. द नेक्स्ट स्टैंजा इज, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, crumbling rafters, crumbling woods, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. Here the word crumbling is repeated so many times to say stress that everything crumbles in the face of a strong wind. तो crumbling जो word है बार बार यहाँ पर repeat हो रहे हैं क्योंकि पोइट यही बताना चाह रहा है कि जो विंड है, wind is so destructive
and it crumbles down so many things. बहुत सारी चीज़ों को गिरा देते हैं, तोड़ देते हैं, नष्ट कर देते हैं. And so the writer is saying that when wind is very powerful, it is very strong. It leads to breakage of everything. जो विंड पावरफुल होते हैं तो सब कुछ तोड़ डालते हैं. And houses which are weak fall. Doors which are weak fall. The beams on which the roof of the building are supported, they also fall. All the wooden structures fall. All bodies of people fall. And animals' lives, then हार्ट, सब कुछ गिर जाते हैं. जो भी हल्का है, जो भी वीक है, जो कमज़ोर है, कमज़ोर वाली सारी चीज़ें गिरा देते हैं जो विंड है. सो ही इज सेइंग दैट एवरीथिंग क्रम्बल्स, सब कुछ टूट जाते हैं, तोड़ देते हैं. एवरीथिंग दैट इज वीक रिएक्ट्स बाय फॉलिंग डाउन एंड ब्रेकिंग इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी. तो जो फेस ऑफ एडवर्सिटी, जो मुसीबतें आते हैं यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ विंड, जो है, जो मुसीबतें आते हैं तो सब कुछ गिरने लग जाते हैं. So the poet is saying that whenever a weak person faces any adversity or challenges in life, he breaks down and falls. तो वो poet कह रहे the same way, जब एक पर्सन जो है अपनी लाइफ में जो एडवर्सिटीज़, प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को फेस करना पड़ जाते हैं तो वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं. एंड दैट इज़ बीइंग कंपेयर्ड हियर टू द एक्शन ऑफ विंड हियर. नेक्स्ट लाइन इज The wind god winnows and crushes them all. So here in this line, the poet says that the wind is a god, and he is saying that the powerful god of wind winnows. That means he shifts all the people, and those people who are weak fall down and get crushed. तो ही विनोस एवरीथिंग. जिस तरीके से जो विंड है, विंड चीज़ों को विनो करते हैं या अलग अलग कर देते हैं, द सेम वे जो यहाँ पर गॉड भी वही काम करते हैं. पॉइंट यही कह रहे हैं कि अच्छे लोग मतलब जो ताकतवर लोगों को अलग कर देते हैं और जो वीक कमज़ोर लोग हैं उनको अलग कर देते हैं. And so here a comparison is made between wheat and people. wheat और people का comparison किया हुआ है. तो विनोइंग जो है, विनोइंग जो wheat में किया जाता है, wheat में कैसे करते हैं, जो जिसमें से wheat जब हार्वेस्टिंग होने के बाद जो उसकी जो हल्की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हटाने के लिए जो विनोइंग करते हैं, द सेम वे पीपल को भी उसी तरह जो सिलेक्शन किया जाता है ईश्वर के द्वारा. And just like we winnow the wheat to separate the grain from chaff, the wind god separates the strong people from the weak people. The strong people or weak people both are separated by God. And when there is a strong wind, all the things that are weak fall and get crushed. तो जब एक strong wind आते हैं तो सारी चीज़ें जो कमज़ोर है वो सब क्रश हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं या टूट के खराब हो जाते हैं. Next answer, he won't do what you tell him. So come, let us build strong homes. Let us join the doors firmly. Practice to form the body. Make the heart steadfast. Do this and the wind will be friends with us. So in this stanza, the poet wants us to make friends with the wind. Wind से दोस्ती करो. वो डायरेक्ट मीनिंग नहीं है, इनडायरेक्टली पोएट यही कहना चाह रहे हैं कि जो एडवर्सिटीज़ है लाइफ में, जो एडवर्सिटीज़, जो प्रॉब्लम्स, जो चैलेंजेस है उनको फेस करना सीखो और उनके साथ फ्रेंडशिप करो. एंड ही सेज दैट द प्रॉब्लम्स विल नॉट लिसन टू अस. प्रॉब्लम्स हमें नहीं सुनेंगे एंड वो प्रॉब्लम्स तो आते ही रहेंगे, हमें प्रिपेयर रहना चाहिए. और इसीलिए पोएट यही कह रहे हैं कि वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स एंड क्लोज द डोर्स ऑफ आवर हाउस फर्मली. अच्छे स्ट्रॉन्ग घर बनाओ और दरवाजे सब जो है सब कुछ अच्छी तरीके से बंद करो. एंड विंड, जिससे कि विंड जो है हमारे अंदर ना आए, हमारे घर के अंदर ना आए और कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए. एंड देन ही सेज दैट वी शुड ऑल्सो मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ट्स फर्म टू फेस दिस चैलेंजेस. द सेम वे हमारी जो बॉडी को भी तैयार बनाओ, जिस तरीके से जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आ जाएंगे वो सारे प्रॉब्लम्स सब आसानी से अच्छी तरीके से उसको सॉल्व कर पाए. एंड देन वंस वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ, ऑल द चैलेंजेस विल बी लाइक फ्रेंड्स. जब हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो सारे चैलेंजेस जो है, चैलेंजेस हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे.
सो वी विल नॉट फील दैट दे आर ट्रबलसम, हमें ऐसे लगेगा ही नहीं कि वो हमें परेशान करेंगे या हमें ट्रबल करेंगे। और कभी भी विंड जो है हमें ट्रबल नहीं करेंगे जब हम पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है तो। So next stanza is, the wind blows out weak fires, he makes strong fires roar and flourish, his friendship is good, we praise him every day. So in this stanza the poet has kept the wind on a pedestal and he is comparing the wind to God, God से compare कर रहा है, and he says that wind is गॉड एंड वी प्रेज विंड एवरी डे, विंड जो है वो ईश्वर है, हम उसकी रोज वर्शिप करते हैं। तो एक पेडस्टल पर रखते हैं, मतलब एक ऊंची जगह पर रखते हैं भगवान को, विंड को भी और भगवान को भी सेम प्रकार से। एंड ही एड्स दैट एवरीथिंग दैट इज वीक गेट्स फिनिश्ड ऑफ, जो वीक है वो सब खत्म हो जाएंगे। एंड ऑल थिंग्स दैट आर स्ट्रॉन्ग फ्लरिश, जो स्ट्रॉन्ग है वो फ्लरिश करेंगे, पॉपुलर होंगे, अच्छा होगा एंड स्ट्रॉन्ग बनेगा। And he is giving us every very important message, बहुत important एक message there, and he says that we should not feel bad that we are facing so many challenges and adversities in life. Life में बहुत सारी problems से सोच के परेशान होके बैठना नहीं है, and we should make ourselves physically and mentally strong. फिजिकली और मेंटली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको हम अच्छी तरीके से फेस कर पाए। एंड वंस वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ वी विल ओवरकम द चैलेंजेस। अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं तो सारे प्रॉब्लम्स से हम दोस्ती करेंगे और हमारे प्रॉब्लम्स सारे आसान हो जाएंगे, एंड देन वी विल बी हैप्पी दैट वी हैड दीज चैलेंजेस इन आवर लाइफ बिकॉज दे हेल्प अस बिकम स्ट्रॉन्गर एंड बेटर। तो जो भी चैलेंजेस हमारे लाइफ में आते हैं वो चैलेंजेस को जब हम फेस करके आगे बढ़ेंगे तो हमारी जो लाइफ है वो स्ट्रॉन्गर और बेटर बन जाएंगे। सो दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम। So now let us see about some of the devices, that is literary devices which are used in this poem. So literary devices, first let us see about the rhyme scheme. And the rhyme scheme is not there in this poem because the whole poem is in फ्री वर्स है और इसलिए राइम स्कीम इसमें है नहीं है। राइम स्कीम होने के लिए लास्ट के जो वर्ड है वो वर्ड को थोड़ा बहुत मिलता जुलता होना चाहिए, एंड सो वो है नहीं है, सो राइम स्कीम इस पोएम में है नहीं है। सो अदर जो पोएटिक डिवाइसेस जो यूज़ किया हुआ है वो आप देख सकते हैं। पहला वाला है अनाफोरा, अनाफोरा यूज़ किया हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय अनाफोरा? So when a word is repeated at the start of two or more consecutive lines, it is the device of anaphora. तो अनाफोरा वही है जब एक जो वर्ड है वो वर्ड स्टार्टिंग में ही कई बार रिपीट हो रहा है, स्टार्टिंग में ही कई बार, मतलब शुरुआत के 3 लाइन में 4 लाइन्स में, जो शुरुआत के जरूरी नहीं, कोई भी 3 लाइन्स में एक साथ स्टार्टिंग जो है वो स्टार्टिंग अगर पर्टिकुलर एक वर्ड है तो वर्ड जो है दैट इज अनाफोरा। यू कैन सी हियर इन लाइन्स 2, 3, 4 तीनों जो लाइन्स जो है वो डोंट से बिगिन हो रहा है, एंड लाइन 6, 7, 8 जो है वो यू से बिगिन हो रहा है। तो ये सब अनाफोरा का एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट जो है वो पर्सनिफिकेशन है, एंड wind has been personified here in this poem. You can see when the poet says you are, he is referring to wind as a you. That means he is treating wind as a person. तो personification वही है जब कोई human attributions are given to non-living things, and that is personification. And here the poet is considering wind as a person, so it is the personification here. Next is repetition. Repetition you can see here in this poem. Crumbling is repeated many times to lay emphasis. कई बार repeat होते crumbling, and the poet wants to say that the wind crushes everything that is weak, and that is why he repeats the word crumbling. Crumbling कई बार repeat किया क्योंकि wind जो है सारी चीज़ों को नष्ट कर देते हैं, crumbling कर देते हैं, तो इसलिए ज़्यादा stress देने के लिए crumbling को कई बार repeat किया हुआ है। Next जो है that is alliteration. Alliteration also is a type of repetition of a consonant sound in close relation, close connection. जो consonant sound बार बार repeat हो रहा है। You can see the example wind winnows, जो consonant sound से जो repeat हो रहा है। Want you can see vowel is changed but consonant is repeated. Next is symbolism, and symbolism means that the thing referred to some other thing. सिम्बोलिज्म वही होते हैं जो द थिंग रेफर्स टू सम अदर थिंग, दूसरा किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं।
एंड विंड इज ए सिंबल, विंड एक सिंबल है एंड रिफर्स टू द चैलेंजेस इन लाइफ। तो इस पोएम में जो विंड है, विंड को जो लाइफ के जो चैलेंजेस जो है चैलेंजेस से कंपेयर किया हुआ है एंड दैट इज व्हाट इज सिम्बोलिज्म एंड ही इज यूजिंग विंड एज ए सिंबल फॉर द एडवर्सिटीज इन आवर लाइफ। विंड हमारी लाइफ का एडवर्सिटीज से कंपेयर कर रहा है, सो दैट इज वाई इट इज ए सिम्बोलिज्म। So that's all for today. So thank you for listening so patiently. Thank you very much.